वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं हितेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 9 अक्टूबर 2017 थर्ड शिफ्ट का MTS का पेपर। तो इसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उन वीडियोस को भी देखिए। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, चाहे वो 2017 के हों चाहे वो 2019 के हों, इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बेहतर करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम में तो इन सीरीज़ को आप ज़रूर देख के जाइए, इससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, पूछा गया आपसे कि पहली कंडीशन दी है कि विषम प्लस विषम क्या सम होता है। बिल्कुल होता है। आप एक एग्जाम्पल कोई भी मान लो, संख्या मान लेते हैं 3 है, तो 3 + 3 को अगर जोड़ें तो कितना आएगा 6, जो कि एक सम संख्या है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। विषम प्लस विषम प्लस विषम, तो 3 + 3 + 3 कितना आएगा 9 आएगा, यानी कि विषम संख्या होगी। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपके करेक्ट हैं, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो 41 भी अभाज्य, 47 भी है, 43 73 भी है, सिर्फ ये नहीं है। ये 13 सत्ते क्या होता है 91 होता है, तो ये भाज्य है। 13 से 7 से भी है, इसका मतलब है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया है कि 421 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 11 से डिवाइड करो तो 11 3 कितना हुआ 33 हुआ। कितना बचा आपका, कितना बचा 9 और 1 उतारा, कितना हुआ 91। अब कितने बार जाएगा, अब कितने बार जाएगा 11 8 88, तो कितना बचेगा 3, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है शेष क्या होगा यदि 401 402 403 404 को 4 से विभाजित किया जाए। देखो 404 तो पूरा पूरा कटेगा। 4 की डिजिटलिटी क्या होती है कि लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से अगर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं तो संख्या 4 से कटती है। तो ये वाला तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 1। इनको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 कितना हुआ 6। 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 2, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछा गया आपसे कि 300 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुणा की जाए ताकि संख्या 105 की गुणज हो जाए। अब आप पहले इस चीज़ को देखो कि 105 की मल्टीपल बनानी है। 105 कितना होता है 15 सत्ते 105 होता है, यानी कि इसमें 15 भी है और 7 भी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 जैसा कुछ लाना पड़ेगा, तभी तो क्या होगी इसकी गुणज बनेगी, क्योंकि गुणज तभी होगी जब ये भी हो और ये भी हो, ठीक है। तो 300 को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 2100 होगा। और ऐसे 105 को अगर हम किससे गुणा कर दें, 105 को अगर हम 20 से गुणा कर दें तो आपका कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, और यहाँ पे कितना होगा 2 पंचे 10, 1 और 2 1 2, यानी कि 2100 हो जाएगा। तो सबसे जो मिनिमम संख्या होगी वो क्या होगी 7 होगी। अगर हम 300 को 7 से गुणा कर देंगे तो वो 105 की मल्टीपल बन जाएगी। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 225 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी 225 को 45 से डिवाइड कर दो, 45 पंचे होता है 225, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखो ए + बी किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए अकेले 15 दिन में करता है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 30। ये एक दिन में 3 लड्डू बनाता है और ये 2 बनाता है। देखो दोनों मिलकर 3 बनाते हैं, ए अकेले 2 बनाता है, इसका मतलब है बी अकेले 1 बनाता है। पूरे के पूरे 30 बनाने में कितना टाइम लगेगा 30 दिन लगेगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 2/7 भाग टैंक का 18 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग कितने समय में भरेगा। देखो 2/7 भाग भरने में कितना टाइम लगता है 18, ठीक है 18 मिनट लगते हैं। 2/7 का मतलब क्या है, टंकी की अगर क्षमता 7 है तो उसमें से 2 भाग भरने में 18 मिनट का समय लगता है। तो बचा कितना भाई 5/7 भाग बचा है। तो सिर्फ यहाँ पे
2 को हटाओ, 5 को रख दो, तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 1 आ गया, 5 यहाँ पे लाना है तो 5 से गुणा कर दो, तो 9 पचे 45 मिनट लगेंगे। क्लियर, यानी कि 5/7 जो भाग खाली बचा है उसको भरने में 45 मिनट का टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि समचतुर्भुज के 2 विकर्ण की लंबाई क्रमशः 15 और 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 d1 इंटू d2 के बराबर होता है। तो 1/2 पहला विकर्ण कितना है 15, दूसरा विकर्ण कितना है 20, 2 से काटेंगे 10, 15 दशामन कितना हुआ 150। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपये है, 30% का बट्टा देने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 800 पे 30% का डिस्काउंट दे दिया यानी कि 70% में बेचा, तो 8 सत्ते 56। तो मैं आपको बताने के लिए लिख भी रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इसे मौखिक कर सकते हैं और मौखिक करने वाले क्वेश्चन भी हैं ये। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है P का 2/7 है Q के 4/3 के बराबर, तो P/Q की वैल्यू निकालनी, तो P/Q निकाल लो, 4/3 और 2/7 को इसके बट्टे में लाएंगे। जब भी कोई संख्या A/B C/D के फॉर्म में होती है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, तो इसको इससे कर देंगे, इसको इससे करेंगे, 2 से एक बार कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 7 दूनी कितना हुआ 14 बट्टे कितना होगा 3 होगा, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है अगर x/y बराबर है 3/5 तो 3x + 2y और 3x - y का अनुपात क्या होगा। x/y अगर 3:5 है यानी कि x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू हो गई 5। अब वैल्यू पुट कर दो, 3 × 3 कितना हुआ 9 और 5 दूना कितना हुआ 10, यानी कि 9 और 10 कितना हुआ 19। यहाँ पर रखो वैल्यू 3 3 9, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, यानी कि अनुपात कितना होगा 19:4। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 21 संख्याओं का औसत 12 है, एक संख्या हटाने पर नया औसत 10.5 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। देखो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को लगाने के। एक आप कैसे कर सकते हैं कि 21 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है 12, तो सम कितना होगा 21 × 12। फिर एक संख्या हटा दी, बची कितनी 20 संख्याएं, अब सम औसत कितना है 10.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो अब आपका सम आ जाएगा। फिर इन दोनों को जब घटाएंगे तो वही अगली संख्या होगी। दूसरा एक सबसे ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन एवरेज के इसी कॉन्सेप्ट से लग जाते हैं। दिया हुआ है 21 संख्याओं का जो औसत है वो 12 है, एक संख्या हटा दी, बची कितनी संख्या है 20, तो औसत कितना हो गया 10.5। यहाँ पे कितने की कमी हो रही है 1 की, यहाँ पे कितने की कमी हो रही है 1.5 की। तो कुछ नहीं करना, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करेंगे, तो 21 को 1.5 से गुणा करेंगे, देखो 15 × 1 15 और 15 दूनी 30 और 1 कितना हुआ 31 और 0.1 अंक के बाद लग जाएगा, ये माइनस में होगा। और फिर 10.5 ये भी किस में आएगा माइनस में आएगा। 31.5 और 10.5 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 42, और माइनस साइन इस बात को बताता है कि ये निकाली हुई संख्या है, ठीक है। प्लस का मतलब आई हुई संख्या होगी, तो हटाई गई संख्या क्या होगी 42 होगी, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु को 416 रुपये में बेचकर एक दुकानदार 30% का मुनाफा कमाता है। 40% का मुनाफा कमाने के लिए इसका नया वाला विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 416 में बेचता है, बेचना वर्ड यूज़ हुआ है तो तुरंत समझ जाओ कि वैल्यू 100% से या तो ऊपर होगी, अगर प्रॉफिट में बेचा होगा तो ऊपर होगी, और अगर लॉस में बेचा होगा तो नीचे होगी। तो 416 में बेचता है तो 30% का मुनाफा होता है, इसका मतलब है 130% की जो वैल्यू है वो 416 के बराबर है, और 40% का कम मुनाफा होगा जब आप इसे 140% में बेचोगे। तो बस क्वेश्चन ये हो गया कि 130% से 140% की वैल्यू निकालनी है। तो 416/130 इसको नीचे लाएंगे तो ये 1% की वैल्यू है, और 140 से गुणा कर देंगे तो 140% की वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से काटेंगे, 13 3 39 हुआ, कितना बचा आपका 2 और 13 दूनी 26, और 32 से 14 को गुणा करेंगे तो 14 दूनी कितना हुआ 28, हासिल लगा 2, और 14 3 42 और 2 कितना हुआ 44, यानी कि 448 हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। 40% का लाभ कमाने के लिए इसका नया वाला विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 120% की जो वैल्यू है वो 720 दी है,
140%, 40% का फ़ायदा होगा जब हम इसे 140% में बेचें। तो 140% की वैल्यू क्या होगी, 720 बटे 120, तो ये 1% की वैल्यू 140 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 छंग कितना होता है 72, और 14 छक्का कितना हो जाएगा आपका 4 छंग 84, यानी कि कितना हो जाएगा 840। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि किसी संख्या का 1/3 125 है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। 1/3 की वैल्यू कितनी है 125, तो संख्या क्या होगी, यानी कि पूरी 1 की वैल्यू क्या होगी 125 × 3। अब इसका 64% निकालना है, यानी कि 64/100 कर दो। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे तो कितना होगा 16, 16 पंचे 80 और 8 3 24, यानी कितना हो जाएगा 240, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 10% बढ़ जाती है तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो टोटल वृद्धि या कमी निकालनी है, m + n ± mn/100% वाला फार्मूला लगा दो। तो 30% की पहले कमी हो रही है तो माइनस का 30, फिर 10% की वृद्धि हो रही है प्लस का 10, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, यानी कि 30 × 10/100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस का 20% और यहाँ पे माइनस का 3%, यानी कि टोटल -23% हुआ। तो -23% का मतलब क्या हुआ, 23% की क्या होगी कमी होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ऋतिक यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह निश्चित दूरी 18 घंटे में तय करता है। यदि यही दूरी बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। देखो दूरी कांस्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस आपके इससे पहले वाले भी शिफ्ट में आपके क्वेश्चन थे, तो इतना तो आइडिया लग रहा होगा कि जो शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एक शिफ्ट में, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी पैटर्न पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है तो आपको पता होगा कि S1/S2 की वैल्यू जो है वो T2/T1 के बराबर होगी। तो पहली चाल कितनी है 10, दूसरी चाल कितनी है 45, पहला वाला टाइम कितना दिया है, दूसरा टाइम निकालना है, पहला टाइम कितना दिया है 18 घंटे। 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकेंड लेती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर/घंटे में क्या होगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्लियर। लेकिन ये मीटर/सेकेंड में इसको किलोमीटर/घंटे में चेंज करना है, यानी कि चाल को बड़ा करना है, तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18/5 से करेंगे। अब ऐसा मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि कभी 5/18 से गुणा करना होता है, कभी 18/5 से, स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आप बस इतना ध्यान रखो, जैसे मीटर/सेकेंड से अगर किलोमीटर/घंटे में चेंज करना है, यानी कि बड़ा करना है, तो 18/5 से गुणा कर दो, और किलोमीटर/घंटे से मीटर/सेकेंड में चेंज करना हो, यानी कि छोटा करना है, तो 5/18 से गुणा कर दो। बस सॉल्व कर लो इसे भाई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे यहाँ पे कितना आएगा 10, और 5 दूना 10, 18 दूनी कितना हुआ 36। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज योजना में 2 वर्षों के पश्चात क्रमशः 3360 तथा 2800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 40% है तो मूलधन क्या होगा। देखो आप चक्रवृद्धि ब्याज को छेड़ो ही मत, आप बस देखो 40% अगर ब्याज की दर है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है, यानी कि 40% ही मिलेगा, चूँकि जो धनराशि लगाई गई है वो इक्वल लगाई गई। तो चाहे हम मूलधन कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालें तब भी वही आएगा, और चाहे सिंपल इंटरेस्ट से निकालें तब भी वही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए ईजी बनता है, तो इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 2 साल में अगर 2800 ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा 1400, यानी कि 40% की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 1400 के बराबर है। तो 0 से 0 काट दिया, 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 1% की वैल्यू 35, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक पुस्तकालय में 5 विभिन्न
विषयों की पुस्तकों की संख्या को दर्शाया गया है। पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है? 360। और टोटल डिग्री जब पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये 360 ही पुस्तकें हैं तो 1 डिग्री 1 पुस्तक के बराबर है। क्लियर? तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। पुस्तकालय में अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें हैं? तो कितने डिग्री का कोण है देख लो, 108। और जितने डिग्री का कोण है उतनी ही पुस्तकें हों, क्योंकि 1 डिग्री 1 पुस्तक के बराबर है। तो 108 आएगा। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला, पुस्तकालय में किन 2 विषयों की पुस्तकें बराबर हैं? तो किसकी बराबर है? 45 डिग्री गणित में भी है और 45 डिग्री विज्ञान में भी है, यानी कि गणित और विज्ञान। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजी की पुस्तकों तथा सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या के मध्य अंतर क्या होगा? तो अंग्रेजी की कितनी होगी भाई? 108। और सामाजिक विज्ञान की कितनी है? 72। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 36। 36 डिग्री का भी है और 36 पुस्तकों का भी होगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला पूछा गया है हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो हिंदी की कितनी पुस्तकें हैं? 90। सामाजिक विज्ञान की कितनी है? 72। यानी कि टोटल कितनी हो गई? 162। पुस्तकों की संख्या कितनी होगी? टोटल 162 होगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद है कि अगर आपने क्लास को अंत तक देखा होगा तो मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है ताकि एक राइट कंटेंट ज़्यादा लोगों के तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।